स्टूडेंट्स वेलकम टू एस क्लास। आज स्वागत है आपका एस क्लास में। आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ग्रेविटेशन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सर आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया था। ये तो सभी लोग जानते हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं कि ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया? न्यूटन ने डिस्कवर किया। और इसको किस ईयर में डिस्कवर किया था ये जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ 1648 में सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी को क्या किया था? डिस्कवर किया था। फिर इसके बाद क्या बात आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है? तो हमारे आपके और सब में क्या होता है? एक फोर्स होता है जो हमारी खुद की ग्रेविटी होती है। हम सभी के अंदर खुद की क्या होती है? ग्रेविटी होती है। हमारे खुद के अंदर क्या होता है? फोर्स होता है। अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, हमारी अपनी ग्रेविटी है, आपकी अपनी ग्रेविटी है, सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी है। सबका अलग अलग फोर्स यूज़ होता है। एज़ कम्पेयर टू अर्थ के देखा जाए तो अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा है। कुछ 6000 किलोमीटर का अर्थ का रेडियस है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। हमारी ग्रेविटी उस कंपैरिजन देखेंगे तो बहुत ही कम है, क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ की। फिर इसके बाद हमारी क्या बात आती है कि ग्रेविटी को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया कि ग्रेविटी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी एटम हो, कि कोई भी थिंग हो, ग्रेविटी क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। तो जैसे आपसे कोई कहता है कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, तो उसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि उनकी खुद की ग्रेविटी क्या है? अट्रैक्टिव है। उनकी ग्रेविटी की वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। तो जैसे वो तो एक इमोशन हो गया, पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक अलग चीज़ है। तो ठीक है, इसके बाद हमें क्या मिलता है? एक फॉर्मूला मिलता है जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो हमें क्या मिलता है फॉर्मूले के रूप में? F = हमें मिलता है दैट इज़ कैपिटल G स्मॉल m1 m2 बाई d²। और ये जो कैपिटल G है ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। F फोर्स है, आप सभी लोग जानते हैं F क्या है? फोर्स है। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये M मास है, M2 भी मास है। M1 जो है वो किसी भी का भी मास हो सकता है, M2 किसी का मास हो सकता है। और D क्या है? दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर हम लोग M1 ले लेते हैं अर्थ का मास, M2 ले लेते हैं मून का मास, तो M1 में हो जाएगा अर्थ का मास, M2 में हो जाएगा मून का मास। और अर्थ से मून के जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग रखेंगे अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस। इस तरह से इसको हम लोग पुट करेंगे। और फिर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की क्या वैल्यू होती है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू होती है दैट इज 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg²। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये क्या होती है? कैपिटल G की वैल्यू होती है। कैपिटल G की वैल्यू हमें ये रखती है। और इसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मून से और अर्थ से क्या ग्रेविटी लग रही है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो लगता है दैट इज़ F = दोनों के बीच का 2.01 × 10⁻20 न्यूटन। इतना फोर्स लगता है। मतलब यहाँ से जो फोर्स मून अर्थ पर लगाता है और अर्थ मून पर इतना फोर्स लगाता है, जिससे ये दोनों एक साथ बने रहते हैं। इसके बाद कुछ इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे जो इफ़ेक्ट करते हैं किस पे? ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला इफ़ेक्ट आपने देख लिया, जैसे कि मून हमारे अर्थ से क्या रहता है? अटैच रहता है। एक तरह से वो हमारे साथ साथ हमेशा चलता रहता है। जहाँ जहाँ पृथ्वी जाती है तो मून उसके साथ साथ चलता रहता है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? जो अर्थ है वो सन का जो रोटेशन करती है वो भी किसकी वजह से करती है? ग्रेविटेशन की वजह से करती है। और फिर इसके बाद क्या पॉइंट आता है? इसके बाद पॉइंट आता है कि जो भी कोई भी थिंग्स हैं या फिर वस्तुएं हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। और इसके बाद जो भी जैसे सुनामी उठती है, अर्थक्वेक आता है, या फिर जिस तरह से जो टाइड्स होती हैं आपने देखी होंगी, जो लहरें उठती हैं वहाँ समुद्र में, वो किसकी वजह से होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं। फिर इसके बाद इसको हम लोग जानेंगे आगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको जानने के लिए इसके बाद अगर आपको और निकालना हो तो आप उस फॉर्मूले पर रख करके मास आप निकाल सकते हैं, पर आंसर आपका यही आएगा कि 2.01 10⁻20 न्यूटन। इतना फोर्स दोनों तरफ से लगता है।
और फिर इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फायर नहीं, फ्री फॉल। फ्री फॉल हमारा अगला टॉपिक है, जिसमें हमें एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू ma। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे पहले से कि F इज़ इक्वल टू ma होता है, जिसमें m मास है, a एक्सेलरेशन और F फोर्स है। जिसने अभी तक एक्सेलरेशन वाली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में चेक कर सकता है, वीडियो के लास्ट में चेक कर लीजिएगा। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। फिर इसमें क्या होता है, इसमें भी अट्रैक्शन होता है, मतलब कि फ्री फॉल में जैसे हमने कुछ भी गिराया, जैसे हमने ये मार्कर यहाँ से गिराया तो ग्रेविटी ने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ये मार्कर हम लोग गिराते हैं, ग्रेविटी अट्रैक्ट कर लेती है, तो ये क्या है, ये फ्री फॉल, मतलब एकदम फ्रीली फॉल कर दिया। इस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगा, कोई भी फोर्स नहीं लगा और ये क्या हो गया, गिर गया। तो ये क्या है, फ्री फॉल। अट्रैक्शन ऑफ कोई भी पार्टिकल को जब ग्रेविटी अट्रैक्ट करती तो वो क्या होता है, फ्री फॉल होता है इस तरह से, जिस पे कोई भी फोर्स ना लगा हो, कोई भी प्रेशर ना लगा हो, तो वो क्या हो जाता है, उसमें फ्री फॉल हो जाता है। तो इसमें हमें एक फॉर्मूला है F इज़ इक्वल टू ma। इसमें हम लोग a को क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं। कैसे इसको g लिख सकते हैं, जैसे हमें क्या निकालना हुआ कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल g से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, F इज इक्वल टू हमें मिल गया mg। ठीक है, ये क्या है, acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, फिर इसके बाद जो इससे पहले हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था वो क्या है, वो है F इज़ इक्वल टू कैपिटल G। ये कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको याद रखिएगा। फिर उसके बाद m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये हम लोग रख लेते हैं सेकंड इक्वेशन। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये mg हो जाएगा और इज इक्वल टू g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मास ऑफ अर्थ ले लिए, मास ऑफ मून ले लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं। इसमें मास ऑफ अर्थ हो गया, इसमें मास ऑफ अर्थ हो गया ये, और ये मास ऑफ मून हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मास ऑफ जो अर्थ था, ये मास ऑफ अर्थ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ मून बचेगा एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें क्या हमें मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा स्मॉल g इज इक्वल टू क्या, कैपिटल G मास ऑफ मून बाई डी स्क्वायर, या फिर इसकी जगह आप मास ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं। तो जो कैपिटल D है इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, ओवल शेप की होती है, अंडाकार शेप में होती है। ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस का स्क्वायर ही था दोनों के बीच का, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास से, किससे, ऑब्जेक्ट से और अर्थ की सेंटर से, जो डिस्टेंस का स्क्वायर था। ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस लिया गया था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियस। जो रेडियस बन रही है हमारी ऑब्जेक्ट से अर्थ की, उसको हम लोग चाहे d डिस्टेंस लिखें, चाहे r रेडियस लिखें। तो इसको हम लोग एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लोग और लिख सकते हैं, एक सेकेंड ये चल नहीं रहा है, हम इसे चेंज करते हैं। और इसमें हम लोग लिख सकते हैं, और g इज इक्वल टू कैपिटल G me बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ हम लोग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब इस स्मॉल g की जो बात हो रही है, जान लेते हैं स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है। स्मॉल g की वैल्यू जानने के लिए, जैसे इसमें अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्मॉल r ले लिए, अब इस r ले लिए, रेडियस ले लिए, तो इसको आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जो स्मॉल r हो गया, अब ये तो भाई अर्थ की बात अगर हो रही है तो अर्थ की जो रेडियस के अगर बेसिस पर लेते हैं तो इक्वेटर पे उसकी रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पोल्स पे कम होती है। पर जो ग्रेविटी का असर पड़ता है वो इक्वेटर पे कम पड़ता है और पोल्स पर ज़्यादा पड़ता है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि g इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ g इज़ इक्वल टू ये me बाई डी स्क्वायर,
और यहाँ से हमें जी की वैल्यू इसमें हम लोग अगर रखते हैं सारी वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो जी की हमें वैल्यू मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये स्मॉल जी की एक्यूरेट वैल्यू है। कई बार एग्ज़ाम्स में हमें इसकी वैल्यू 10 रखनी पड़ती है ऐसे सॉल्व करने के लिए, जैसे ईजिली सॉल्व हो सके, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 10 आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 भी रख सकते हैं और 9.8 भी रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस में दी हुई रहती है, कई बार आपको ये याद रखनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चंस को समझते हैं कि ये जो ग्रेविटी परफॉर्म हो रही है, जो फ्री फॉल परफॉर्म हो रहा है, ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट था, अब जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया, अभी इससे मैंने फ्री फॉल कराया, तो ये क्या इसकी स्पीड रही होगी, कितना ये एक्सेलरेट तो हुआ, 0 से चला v तक गया, एट लास्ट इसका v 0 हो गया, तो इसका क्या एक्सेलरेशन हुआ, क्या हुआ होगा एक्सेलरेशन, आप सोच सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। फिर इसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका कुछ नहीं, सिंपल से g = 9.8 मीटर पर सेकेंड इसको लगा, क्योंकि अभी हमने जाना कि ऑब्जेक्ट से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू निकल रही है ऑल टोटल वो 9.8 मीटर पर सेकेंड लग रही है। ठीक है, तो उतना ही लगा जब ये यहाँ से छोड़ा गया। वैसे ही अगर देखा जाए, एक एग्जांपल और लेते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं और आपके 2 ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है। किसी का मास 10 kg है, किसी का मास 5 kg है। तो आप 10 kg और 5 kg दोनों साथ लिए हुए हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं, दोनों साथ फ्री फॉल करा देते हैं, दोनों एक साथ। तो क्या होता है, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगा, 10 kg वाला कि 5 kg वाला? सोचिए, आप सोचिए, क्या कौन पहले पहुंचेगा? दोनों साथ ही पहुंचेंगे। कोई जैसे अगर आपने सोचा हो कि 10 kg वाला ज़्यादा वेट का है वो पहले पहुंच जाएगा, 5 kg वाला कम वेट का है वो बाद में पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं है। दोनों ऑब्जेक्ट के साथ मास यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं करता है। ये जो भी है ग्रेविटी परफॉर्म होती है, वो चाहे जितना भी मास हो, चाहे छोटी सी सुई गिरे, चाहे एक पंख का पत्ता, तो वो दोनों साथ ही गिरेंगे। दोनों पर एक्सेलरेशन या फिर कह सकते हैं जी की वैल्यू 9.8 ही लगेगी मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू लगेगी। इसके बाद जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाऊंगा और उसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स में हमें बताना है उसका आंसर। फिर इसके बाद अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करके जाइएगा। थैंक यू।